मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट के माध्यम से प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 नवंबर 2024 को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर देहरादून में देश के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि से सबका जुड़ाव होता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड में प्रवासियों का राज्य के विकास के लिए सहयोग लिया जाए और उनको अपनी मातृभूमि से जुड़ाव के लिए हर संभव सहयोग किया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त की जाएं। राज्य में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को कई दिनों से देहरादून में घूम घूम के गड्ढों के दर्शन करा रहे हैं और उसी दबाव में मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है। देखिए, मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कांग्रेस के साथियों को, खासकर सूर्यकांत धस्माना जी को, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। वो पिछले कई दिनों से देहरादून में घूम घूम के गड्ढों के दर्शन करा रहे हैं और उस दबाव में सीएम ने आदेश दिया है। सीएम को पहले चेत जाना चाहिए था। ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जब सूर्यकांत धस्माना जी गड्ढे दिखाएंगे तभी हम आदेश करेंगे। उससे पहले क्यों नहीं? क्या आपके पास आपका विभाग नहीं है जो आपको सूचना देता कि इतने गड्ढे हो रहे हैं, इतना ये हो रहा है? और हालात जब प्रदेश के राजधानी की ये है, जहाँ स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत ज़्यादा पैसा आया हुआ है, उसके बावजूद भी अगर गड्ढे नहीं भरे जा रहे, तो एक ऐसे स्टेट में जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वहाँ गांव की सड़कों का, इंटीरियर की सड़कों का, उन जिलों की उन सड़कों का क्या हाल होगा, जहाँ के लिए पैसा ही बजट ही नहीं है। यहाँ तो स्मार्ट सिटी का बजट आया, तभी भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, तो गाँव और प्रदेश की हालत और ख़राब है। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने करण माहरा को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर विकास की बात करती तो आज सत्ता में होती। कांग्रेस के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक ट्रेंड बन गया था जहां एक के बाद एक हर बार अलग पार्टी सत्ता में आती थी, लेकिन हमने ये मिथक तोड़ा है। ये सिर्फ इसीलिए हुआ कि जनता हम पर भरोसा कर रही है। जिन्होंने कहा था हमारी लाश पे बनेगा उत्तराखंड, लेकिन जनता है, उन्होंने उनको पसंद किया, वो सरकार में आए। 2007 हुआ, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। 2012 आया, फिर कांग्रेस आई। 2017 आया, फिर भारतीय जनता पार्टी आई। एक ट्रेंड बना कि 1 by 1, लेकिन 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने वो जो मिथक था उसको तोड़ने का काम किया। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारी सरकार ने 2017 से 22 के बीच में काम किया। हालांकि हम पहले भी काम करते रहे, लेकिन ये भ्रामक प्रचार करते रहे, जैसा अब ये कर रहे हैं। आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि 2014, 2019, 2024 पांचों सीटें जो हमारी लोकसभा की हम जीत रहे हैं। 2017 से 22 में लगातार हम दूसरी बार हम लोग आ रहे हैं। का मतलब ये है कि जनता हमारे पे भरोसा कर रही है, जनता समझ रही है कि हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं अपने पूरे, जो हमारा स्वभाव है हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस को इस गलतफहमी में वो जी रही है कि उनके बाद हम काम कर रहे हैं, तो ये गलतफहमी उनको मुबारक है। हम विकासवादी सोच वाले लोग हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिसे देखते हुए आज विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी 13 जिलों में बेसिक शिक्षकों के तीसरे चरण की काउंसलिंग होने जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें हमारा पास कुल लगभग 2900 पद हैं, जिनमें से लगभग 1000 पदों पर शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और शेष पदों की भरपाई के लिए काउंसलिंग की जा रही है। देखिए, इसमें हमारे मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज हैं। एक तो जो प्राथमिक शिक्षक हैं और एक जो माध्यमिक शिक्षक हैं। तो प्राथमिक शिक्षकों के संबंध में काउंसलिंग चल रही है। अभी फर्स्ट और सेकंड लेवल की काउंसलिंग हो गई है। थर्ड लेवल की काउंसलिंग अधिकांश जनपदों में 27 तारीख से प्रारंभ की जा रही है। तो इसमें लगभग 2900 के आसपास जो है पद हमारे पास थे, जिसमें से 1000 के आसपास जो है शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जो पद शेष बचे हैं उनके लिए थर्ड लेवल की काउंसलिंग 27 तारीख से की जा रही है। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षकों की बात अगर हम करें तो वहाँ पे जो हमारे पद थे साइंस टीचर्स के,
उसमें हमारे 5 विषय पे मुख्य रूप से था, जिसमें बायोलॉजी था, मैथ्स था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था। तो उन पदों पे तो नियुक्ति कर दी गई है और एक लिस्ट है जो हम जनपदों को भेज भी रहे हैं। उसमें जल्दी ही जो है जिन शिक्षकों का चयन किया गया उनको बुलाया जाएगा और बाकी जो शेष पद है ह्यूमैनिटीज के, उनके लिए भी विज्ञप्ति प्रकाशित करने के लिए शासन से अनुमति प्राप्त की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां 9वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आगाज हो गया है। बता दें कि फेस्टिवल में हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड के निर्माता, अभिनेता और सिनेमा जगत से जुड़ी कई मशहूर हस्तियां देहरादून पहुंची। वहीं उत्तराखंड के साथ साथ देश के क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्मों और उनमें काम करने वाले अभिनेताओं और निर्माता को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए साल 2015 में इस इवेंट की शुरुआत देहरादून में की गई थी, जो पिछले 9 सालों से हर साल किया जा रहा है। इस इवेंट में फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेटेड फिल्म्स, म्यूजिक एल्बम्स और डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाती है और इस साल भी 9वें फिल्म फेस्टिवल में मंथन फिल्म के साथ कई फिल्मों को दिखाया जाएगा। जितने भी आज सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आए हैं, डिग्नेटरीज उत्तराखंड में ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरीके से पिछले 2 साल 2.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्म पॉलिसीज़ को ट्वीक करते हुए इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया है, जिस तरीके से उन्होंने फिल्म लोगों से चर्चा करके स्टेट में इंकरेज किया है फिल्म निर्देशकों को और डायरेक्टर्स को यहाँ पे आने के लिए, उत्तराखंड में फिल्म बनवाने के लिए। हमको पिछले 2 साल में कई अवार्ड स्टेट को मिले हैं, उत्तराखंड स्टेट को, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि उत्तराखंड एक पिक्चरिक स्टेट है, बहुत सुंदर जगह है, देवभूमि है, यहाँ पर वीर भूमि है, हमारा रिलीजियस टूरिज्म बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश भर के डायरेक्टर्स यहाँ पर आके अपनी फिल्म की शूटिंग करें। सिनेमा समाज का दर्पण होता है कि हमारे बीच क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, उसका असली रूप सिनेमा हमको दिखाता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए, ज़रूर आइए। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आप फिल्में देखेंगे, सिनेमा से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये देवभूमि है और टूरिस्टिक प्लेस है, बहुत ही सुंदर। जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, मुझे मेरे वतन कश्मीर की याद आ रही थी। फेस्टिवल में आके मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि हर छोटी जगह पे एक शुरुआत होती है, और ये 9th एडिशन है देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इसके पीछे जो लोग भी लगे हुए हैं उनको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, कि अब सवाल ये है कि दर्शकों को आना चाहिए। पता पड़ा हम ही बैठे देख रहे हैं 3 फिल्में, तो हम बॉम्बे में भी कर सकते थे, पर सबको आना चाहिए, क्योंकि बहुत मन से इन लोगों ने फिल्म फेस्टिवल को किया है। तरह तरह की फिल्म होंगी, तरह तरह के विषय होंगे, ऐसा मौका मिलता नहीं है, तो सब लोग आए, देखें। उत्तराखंड में ये फिल्म फेस्टिवल 9 साल से हो रहा है, जिसमें फीचर फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इस प्रकार की सारी फिल्मों की जो विधाएं हैं, वो आजकल ऐसा है कि फिल्म पहले जो देखने को मिलती थी वो कहीं से उसकी एक डीवीडी लाओ या वीसीआर के ज़माने से बाहर की या पश्चिम के देशों की, क्या विश्व का सिनेमा देखने के लिए हमको बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी। आज विश्व थोड़ा नज़दीक आ चुका है, खिड़कियां खुल चुकी हैं, तो विश्व का सिनेमा और भारत का सिनेमा, इसमें अंतर क्या है? तो मैं ये कहूँगा कि भारत जो है वो हज़ारों साल से स्टोरी टेलर है, यानी कि कथा कहने वाला अगर पहला देश है तो वो भारत है। जब हमने फिल्म ये फेस्टिवल स्टार्ट किया था इन 2015 में, तो हमारे पास सिर्फ 20 या 25 फिल्मों की एंट्रीज आई थी। मोर देन 500 फिल्म्स की एंट्री हैं, और नियर अबाउट 100 फिल्म्स तो हमारी उत्तराखंड की बनी हुई फिल्म्स हैं, और जिसमें से करीबन 20-30 फिल्में हम लोग इस समय यहाँ पर 3 दिनों में दिखा भी रहे हैं, और जिसमें हम देश की, विदेश की, केरला, तमिलनाडु, मुंबई बेस्ड फिल्म्स हैं, यूपी, एमपी एंड इंटरनेशनल फिल्म्स का भी हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 3 डेज, 27, 28, 29 सितंबर सिल्वर सिटी एंड तुलास में, और एंट्री इसकी बिल्कुल फ्री है। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जयपुर कोतवाली क्षेत्र की सीमा से सटे ठाकुर द्वारा में ग्रामीण की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत के बाद भड़की भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। भीड़ ने पुलिस कर्मियों को बंधक बनाकर मारपीट की और पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी। ग्रामीणों का आरोप है कि किसान अपने खेत से मिट्टी लेकर प्लॉट में भराव करने जा रहा था, तभी पुलिस टीम ने उसका पीछा किया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर पलटा और उसके नीचे दबकर किसान की मौत हो गई। पुलिस ने 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जिसमें कि जो ट्रॉली है वो खाली है। एक गांव के पास में खेत में एक युवक का वहां पर बॉडी भी है और ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में है, और जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि थाने से 2 सिपाही की इन्वॉल्वमेंट के साथ में इस पूरी घटना में उनके द्वारा घटना कार्य की गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा संबंधित सीओ और एसपी ट्रैफिक एसपीआर सभी के द्वारा मौके पर जाकर सभी तथ्यों की जांच की गई। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की इसमें कार्रवाई की गई। दृढ़ता और साहस का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की 35 सदस्यीय टीम ने दुर्जेय माउंट मुकुट 7242 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। उत्तराखंड में भारत तिब्बत सीमा पर स्थित इस चुनौतीपूर्ण शिखर पर चढ़ना न केवल एक साहसिक उपलब्धि है, बल्कि उनकी अदम्य भावना और उत्कृष्टता की निरंतर खोज का प्रमाण है। इन 35 सदस्यों में उत्तरकाशी भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत बयाण गांव के धर्मेंद्र राणा गढ़वाल एस्कॉर्ट के जवान भी शामिल हैं, जो कि उत्तरकाशी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। वहीं धर्मेंद्र राणा के माता पिता भी अपने बेटे पर काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर स्थित एक स्कूल में कार के टायर से चिपका हुआ पेंगोलिन मिला है। वन विभाग की टीम ने पेंगोलिन को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। पेंगोलिन स्कूल में कैसे पहुंचा, यह वन विभाग के लिए जांच का विषय बना है, क्योंकि पेंगोलिन दुर्लभ प्रजाति का है और यह मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत कई करोड़ बताई जा रही है।